गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पाठ चल रहा था चुनावी राजनीति। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का चुनावी राजनीति नामक पाठ चल रहा था, जिसमें हमने चुनावों के विषय में, उम्मीदवारों के विषय में, निर्वाचन क्षेत्र के विषय में, चुनावों के लाभ के विषय में, लोकतांत्रिक चुनाव किन आधार पर माने जाते हैं इस विषय में, इन सभी विषय में हमने बात की थी। तो आज की वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे किसके विषय में। हम बात करेंगे चुनावी अभियान के विषय में। तो चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति किस पार्टी की है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। क्या होता है कि हमारे देश में उम्मीदवारों को अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव के प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं के संपर्क में आते हैं, उनको भाषण देते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी हुई खबरें और बहसें होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोग इन मुद्दों को आकर्षित करते हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट को कहती हैं। ठीक है जी। विभिन्न नारे, स्लोगन आदि का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देंगे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया था कि यह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएगी। उसी प्रकार से 1977 के लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उसके दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी का बहाल करने की वादा किया या घोषणा की। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोकतंत्र के अकॉर्डिंग नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्राप्त है उन सभी स्वतंत्रताओं की रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने वायदा किया। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि यह पार्टी किसानों के हित में काम करेगी। नेक्स्ट, 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। यदि करंट की हम बात करें तो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास नारा दिया था। इस नारे को देने का उद्देश्य ये था कि बीजेपी, जिसको किसी एक धर्म या एक जाति की पार्टी समझा जाता है, अन्य धर्म के लोग भी उन पर विश्वास करें। इसके लिए उन्होंने यह नारा दिया कि वे सभी को साथ लेकर चलेंगे और सभी के विकास के विषय में सोचेंगे। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी कौन कौन से काम नहीं कर सकती है, इसके विषय में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला काम है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। यानी मतदाताओं को किसी प्रकार का लालच देना और धमकी देना चुनाव के दौरान वैध नहीं है। नेक्स्ट, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती कोई भी पार्टी। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है कोई पार्टी, चाहे उसकी सरकार ही क्यों ना हो उस समय केंद्र में। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से अधिक खर्च करना भी, यानी का मतलब पैसे जितने खर्च करेंगी पार्टी उसकी भी एक तय सीमा बनाई गई है। अगर ये लोग इनमें से किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द हो सकता है। इन कानूनों के अलावा प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया गया है। इसमें उम्मीदवार और पार्टियों पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी धर्म स्थल का उपयोग ना हो, सरकारी वाहन, विमान अधिकारियों का चुनाव में उपयोग ना हो,
और चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास या नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के वायदे नहीं कर सकते। इनके यदि हम इसे अर्थ इसका निकालें तो सिंपल है। धर्मस्थल यानी मंदिर मस्जिद आदि से जाकर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। सरकारी अधिकारी चुनाव प्रचार में यूज नहीं किए जा सकते हैं। सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और चुनाव की घोषणा के बाद में कोई लोक लुभावनी यानी कि मतलब लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी घोषणा सरकार नहीं कर सकती है जिससे ज़्यादा वोट उनके पक्ष में आ जाए। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो भी बड़े वायदे या बड़ी घोषणाएं हैं, कोई परियोजना का निर्माण करना है, तो वो सारी चुनाव की घोषणा से पूर्व ही हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है मतदान और मतगणना। आप मतदान का सीधा सा सिंपल मीनिंग है क्या कि मतदान माने वोट देना, मतगणना माने वोटों की गिनती। यह चुनाव का आखिरी चरण है, मतदाताओं द्वारा वोट देना, और इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन भी कह देते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। वह केंद्र एक स्थानीय स्कूल भी हो सकता है, कोई सरकारी इमारत भी हो सकती है। जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति दे देते हैं। वोट डालने में पहले तो बैलेट पेपर होता था, पेपर पर ठप्पा लगाना होता था चुनाव चिन्ह के ऊपर। वर्तमान में ईवीएम मशीन का इसमें प्रयोग होता है और ईवीएम मशीन के द्वारा जो वोट देने वाला व्यक्ति है वह अपने पसंद के उम्मीदवार के सम्मुख बटन दबाकर उसको वोट देता है। बात करें मतगणना की तो मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र के सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख में होती है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर होता है। वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बनाने कौन जा रहा है या कौन सी पार्टी विजयी हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम इस पाठ की समाप्ति की अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।